नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इकोनॉमिक्स का सेशन है हमारा आज। इसमें हम बात करेंगे आज राष्ट्रीय आय की। आप कोई भी एग्ज़ाम दे कंपटीशन, अगर उसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन है तो उसमें महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रीय आय। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में इसमें से कभी ना कभी कुछ ना कुछ सवाल पूछ ले जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट रहता है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इसमें जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान या कृषि क्षेत्र का योगदान इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। वर्तमान में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना चल रहा है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के तरीके के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की कुछ परिभाषाओं की। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? देखो, वैसे तो नाम से स्पष्ट है। राष्ट्रीय आय मतलब किसी राष्ट्र की होने वाली आय, नेशनल इनकम, है ना। बट अलग अलग जो विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स को जो है राष्ट्रीय आय का जन्मदाता कहा जाता है। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय जो है वस्तुओं और सेवाओं का वह वास्तविक उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। अगर सही से अगर आप बात करें तो ये क्या कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय आय में वस्तु और सेवाएं दोनों का वास्तविक उत्पादन जो एक वित्त वर्ष की अवधि में उत्पादित होकर देश के अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचता है। देखो, अंतिम उपभोक्ता का मतलब है जो उसका प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए मेरी कोई आटा बनाने की फैक्ट्री है, गेहूं का आटा, ठीक है, और मान लीजिए मैंने कोई 10,000 कट्टे बना लिए, है ना। अब उस 10,000 में से अगर 5,000 कट्टे मेरे गोदाम में ही पड़े हैं और 5,000 मैंने बाज़ार में बेच दिए हैं, और ठीक है, और वो 5,000 लोगों ने खरीद भी लिए हैं, तो अंतिम उपभोक्ता जो ये खरीदे गए हैं ना, वो हैं जिन्होंने इस आटे को खरीद लिया है और अब इसका ये उपयोग करेंगे। जो मेरे गोदाम में पड़े अभी तक वो बिके नहीं हैं। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय आय में हमेशा वही उत्पाद और सेवाएं शामिल होंगे जो बिक चुकी हैं। अगर आपके पास तैयार होके पड़ी हैं तो उसका अभी कोई उपयोग नहीं हुआ है, उसका वापस पैसा आया नहीं है, तो उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखिए, प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क के अनुसार किसी विशेष अवधि में राष्ट्रीय आय को उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, अगेन वही बात आ गई, मौद्रिक मूल्य का मतलब है बेचना। आपका जो प्रोडक्ट बिकेगा उससे जो पैसा आपको आएगा, जो आमदनी होगी, जो मुद्रा मिलेगी, वही उसका मौद्रिक मूल्य है ना। तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रचलित मूल्य जो है उनके प्रचलित विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। भाई, अब ये क्या कह रहा है कि आप उनका मौद्रिक मूल्य है तो कौन सा मूल्य आप काम में लेंगे? लागत मूल्य काम में लेंगे, बाजार मूल्य काम में लेंगे? तो जनरली आप इसको बाजार मूल्य कह सकते हैं या विक्रय मूल्य कह सकते हैं, जिस पर किसी ने उपभोक्ता ने उस वस्तु को खरीदा है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है जो विभिन्न साधनों के अंशों में वृद्धि तथा देश में एक वर्ष में वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना भी राष्ट्रीय आय का प्रतीक है। देखो, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि विभिन्न प्रकार के जो अपने उत्पादन है उसमें जो लगातार वृद्धि हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि पुराना जो आपका उत्पादन था वो तो खपत हो ही रहा है, इसलिए आपको वृद्धि करनी पड़ रही है। तो लगातार आपके साधनों में जो अंश में वृद्धि हो रही है, जो लगातार व्यय हो रहा है ना। भाई, व्यय कब होगा? व्यय क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वस्तु खरीदी जा रही है ना। तो अगर हम व्यय का ही अनुमान लगा लें कि आपके राष्ट्र में जो जनता है वो कितना व्यय कर रही है, तो उससे भी जो है हम किसी देश की राष्ट्रीय आय का पता लगा सकते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा थी। भारत ने भी अपनी एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई थी 1949 में। प्रशांत महालनोबिस उसके अध्यक्ष थे। उस समय राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी एक परिभाषा दी कि किसी दी हुई अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो आकलन है वही उस देश की राष्ट्रीय आय है। इसमें दोहरी गणना नहीं होगी। इसका मतलब किसी चीज़ का अगर एक बार उत्पादन हो गया है तो अब वो वापस बिकने के लिए जब जाएगी तो हम उसे वापस नहीं जोड़ेंगे। या तो उत्पादित हुआ है तब जोड़ेंगे, यानी कि लागत जोड़ेंगे, या फिर जब वो बाजार में बिक जाएगा उसमें जो उपभोक्ता जो उसका मूल्य चुकाएगा उसको जोड़ेंगे। ये कहता भारत की राष्ट्रीय आय समिति। तो बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल परिभाषा अगर हम बात करें तो किसी एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य
को देश की राष्ट्रीय आय कहलाया जाता है। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमतें शामिल होती हैं। देखो इस पे ध्यान देना आप, बाजार कीमतों पे। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, किसी वस्तु की दो तरह की कीमतें हो सकती हैं, या तो लागत मूल्य हो सकता है या उसका बाजार मूल्य हो सकता है। लागत मूल्य का मतलब है किसी उत्पादक को उस वस्तु को उत्पादित करने में कितना खर्चा आया है। जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी ना कि आज मैं एक उत्पादक हूँ और मुझे एक धंधा सेटअप करना है, तो मुझे भूमि चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, मुझे श्रमिक चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे, और मुझे एक एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा जो ये सारा खर्चा बियर करेगा। तो बेसिकली एक वस्तु को उत्पादित करने में जो टोटल खर्चा आया है किसी उत्पादक को, जिसको कहते हैं ना कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी है आपको, तो उसे हम उसका लागत मूल्य कह सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है, साधन लागत कह सकते हैं। परंतु जब ये बाजार में जाता है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, रास्ते में कई सारे टैक्स लग जाते हैं, जैसे टोल टैक्स लग जाता है, स्टेट के अंदर जाते हैं तो आपके सेल्स टैक्स लग जाते हैं। इस प्रकार से वस्तु महंगी होती रहती है। तो अंतिम उपभोक्ता जैसे आप और मैं जब किसी दुकान से खरीदते हैं, जब हम लोग जो मूल्य चुकाते हैं उसे अपन उसका बाजार मूल्य कहते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो हमेशा किस मूल्य पर की जाती है? बाजार मूल्य पर की जाती है, अर्थात जो मूल्य आपने और मैंने दिया है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से अब ये स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के वास्तविक मूल्य को शामिल किया जाता है। तो आप एक नॉर्मल ऐसे परिभाषा याद रख सकते हैं। वैसे राष्ट्रीय आय की अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखेंगे तो आगे चलकर अभी थोड़ा सा उसमें और हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो आप अगर एक नॉर्मली किसी को जवाब देना चाहें कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो किसी एक देश में एक निश्चित वित्त वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक योग उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। आप ऐसा कह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल बनते हैं, आप इनको याद रखिएगा। जैसे अभी पीछे अपन ने साइमन कुजनेट्स का नाम लिया था, तो देखिए साइमन कुजनेट्स को आप याद रखिएगा। साइमन कुजनेट्स को जो है राष्ट्रीय आय का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशनल इनकम। पहली बार साइंटिफिक रूप से राष्ट्रीय आय के बारे में जो लिखा था वो साइमन कुजनेट्स ने ही लिखा था। भारत में आप देखिए राष्ट्रीय आय को मापन का काम जो है सबसे पहले जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। हालांकि ये कोई वैज्ञानिक पैमाना नहीं था। इन्होंने किस प्रकार से डेटा की सैंपलिंग करी, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने कुछ नहीं बताया था। तो अगर आप कहेंगे कि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का काम किसने किया भारत में, तो नो डाउट अपन दादा भाई नौरोजी का नाम लेंगे। इस किताब के अंदर इन्होंने ये भी बताया था कि प्रति व्यक्ति जो भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय है वो 20 रुपये है, यानी कि एक भारतीय जो है औसतन एक साल में 20 रुपये कमाता है। ये उस समय इनका अनुमान था। हालांकि भारत में अगर आपको पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना का पहला वैज्ञानिक प्रयास किसने किया, जिसने पूरी डेटा सैंपलिंग करी, उसने बाकायदा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक थे उनके हिसाब से डेटा इकट्ठा करके भारत की राष्ट्रीय आय का पता लगाया, तो वो थे प्रोफेसर VKRV राव। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया? VKRV राव ने। इन्होंने राष्ट्रीय आय की अनुमान के लिए उत्पादन प्रणाली तथा आय प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया। आगे हम अभी पढ़ेंगे उत्पादन प्रणाली क्या होती है, आय प्रणाली क्या होती है, और इनका अनुमान जो है इसे सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। ये आप इनकी पुस्तक भी याद रख सकते हैं, नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। जैसे दादा भाई नौरोजी की थी ना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वैसे इनकी पुस्तक कौन सी है? नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, फिर आप देखिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो राष्ट्रीय आय की गणना को करने के लिए हमने एक समिति बनाई थी जिसे राष्ट्रीय आय समिति कहा गया। इसके अध्यक्ष तो थे PC महालनोबिस, और ये VKRV राव जो हैं ये भी राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य भी थे। एक और थे इनके सदस्य नरहरि विष्णु गाडगिल। तो राष्ट्रीय आय समिति में अध्यक्ष तो थे PC महालनोबिस, उसके एक सदस्य थे VKRV राव, और एक और सदस्य थे नरहरि विष्णु गाडगिल। तो राष्ट्रीय आय समिति के बाद जो है भारत में स्थापना हुई CSO या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कई बार पूछा जाता है संगठन ये क्वेश्चंस एग्जाम में कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो आपका आंसर होगा कौन सा? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसे अभी आप पीछे देख रहे थे कि वो VK राव ने उत्पादन और आय प्रणाली को राष्ट्रीय आय की गणना का आधार बनाया। तो अब ये प्रणालियाँ क्या होती है, थोड़ी चर्चा हम इन पे करते हैं। देखो, सबसे प्रचलित विधि जो है राष्ट्रीय आय की गणना की, वो है उत्पादन विधि या प्रोडक्शन मेथड। देखो, इसमें क्या है, बहुत सिंपल है ये। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, अभी ये उत्पादन हुआ है, अभी ये बिकी नहीं है, ध्यान रखिए, जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मूल्य का जोड़ निकाल लिया जाता है। और इसी से भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे आज मैं आप और मैं, हम लोग हम उद्योग धंधा चलाते हैं, आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, मैं किसी चीज़ का उत्पादन करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं बोर्ड पे लिखने वाले मार्कर बनाता हूँ, आप लोग जो हैं किसी प्रकार के कपड़े का व्यापार करते हैं, टेक्सटाइल का व्यापार करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग उत्पादन क्यों करते हैं? क्योंकि बाजार में डिमांड है। अगर बाजार में डिमांड होगी ही नहीं, इसका मतलब है हम उत्पादन अपने आप घटा देंगे या बंद कर देंगे। तो अगर मैं जो उत्पादन कर रहा हूँ वो उत्पादन इसी दृष्टि से कर रहा हूँ ना कि ये बाजार में जाके बिकेगा तो सही, मुझे मेरा पैसा मिल तो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये उत्पादन बाजार की मांग को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा किया गया जो उत्पादन है, अगर इसी को हम जोड़ लें तो पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय आय हमारे देश की कितनी है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जोड़ लगाते समय दोहरी गणना, डबल काउंटिंग से बचना पड़ता है। ये बड़ी इसमें दिक्कत आ जाती है। जैसे भाई मान लो अब अपनी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, अब बिस्किट बनाने के लिए गेहूं का आटा चाहिए, है ना, तो उसके लिए मुझे गेहूं खरीदने पड़ेंगे। तो गेहूं भी तो एक प्रकार का उत्पादन है, प्राइमरी प्रोडक्ट ही है। अब गेहूं का उत्पादन होकर वो मेरे पास बिस्किट में आया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 1 क्विंटल गेहूं थे, उसका मैंने आटा बनाया, उसी आटे के मैंने बिस्कुट बना दिए। तो अगर या तो इस गेहूं को मैं एज ए प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि कृषि उत्पाद के रूप में जोड़ लूँ, या फिर मैं इसको एक सेकेंडरी प्रोडक्ट यानी कि एक प्रकार के उत्पादित वस्तु के रूप में जोड़ लूँ। जोड़ना एक बार ही है, अगर वो प्राइमरी प्रोडक्ट में जुड़ गया तो फिर वहाँ पे यहाँ पे जब बिस्कुट बनेंगे तब इसकी डबल काउंटिंग नहीं होगी, है ना। तो उत्पादन प्रणाली के अंदर बस यही ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है या कोई सेवा है, सेवाओं में तो वैसे इतनी दिक्कत नहीं आती है, ज़्यादातर दिक्कत जो आती है वो इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर ही आती है, वस्तुओं के अंदर ही आती है। अब देखो, इस विधि के अंदर सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी सही एवं विस्तृत समंक या डेटा उपलब्ध नहीं होते हैं, और ये लगाना भी कठिन होता है कि कोई वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती है। ये बड़ी दिक्कत है। अब जो भी अपन ने पिछला उदाहरण लिया उससे आप समझ ही सकते हो कि भाई हर बार हम ये एलिमिनेट 100% नहीं कर पाएंगे कि कौन सी वस्तु प्राइमरी है और कौन सी वस्तु सेकेंडरी है। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा देश है, इतने सारे जो बिजनेसेस हैं, उद्योग धंधे हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, वो पैरेलल इकोनॉमी के अंदर चलते हैं। अर्थात एक प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था है जिस पर बैंकिंग क्षेत्र की लगातार नज़र रहती है, जबकि दूसरे प्रकार की हमारे पास एक अर्थव्यवस्था है जिसके वो बैंकिंग के क्षेत्र में आता ही नहीं है। अब उदाहरण अगर मैं आपको दूँ, मान लीजिए एक ठेले वाला है और सुबह सुबह 100 किलो आम जो है मंडी से लेके निकलता है। अब वो 100 किलो आम उसने मान लीजिए मंडी से 25 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदे थे। अब वो किसी पॉश एरिया में जाता है, अब उस पॉश एरिया में जाके वो 100 रुपये किलो के आम बेच रहा है। थोड़ा कम पॉश एरिया में जा रहा है, वहाँ पे वो 75 रुपये किलो में बेच रहा है। थोड़ा और कम पॉश एरिया में जा रहा है, वो बिल्कुल सामान्य से एरिया में आ गया, 50 रुपये किलो में बेच रहा है। शाम होते होते वापस वो मंडी की तरफ आ रहा है। तो अब बस उसका एक ही लक्ष्य है कि सुबह जो 25 रुपये किलो से ज़्यादा पे मैंने आम खरीदे थे, अब बस 25 रुपये से ज़्यादा पे मुझे बेचने हैं, भले अब 30 में ही बिक जाए तो भी चलेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई वस्तु का एक समान मूल्य तो रहा ही नहीं, ठीक है। तो अब कहने को तो वो 25 प्रति किलो के हिसाब से वो 100 किलो जो आम लाया था, है ना, तो 2,500 रुपये उसने टोटल खर्चा किया था। पर अब वो कितना इससे पैसा कमा लेगा, कभी 100 रुपये प्रति किलो, कभी 50 रुपये प्रति किलो, अपन को कोई आइडिया नहीं है। तो उत्पादन प्रणाली में ये दिक्कत है कि वास्तव में एक रूप डेटा जो है, एक सिंगल डेटा जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। बट फिर भी ये एक इफेक्टिव प्रणाली है। ज़्यादातर जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे देश हैं, वहाँ पे उत्पादन प्रणाली का ही प्रयोग होता है। उत्पादन प्रणाली के साथ साथ एक और प्रणाली जो है वो विकासशील देशों में प्रचलित है, उसे हम कहते हैं आय विधि या इनकम मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है, देश के विभिन्न वर्गों द्वारा अर्जित की गई आय को जोड़ लेते हैं, ठीक है, या उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध शुद्ध आय की गणना कर ली जाती है। अब इसमें बड़ा सिंपल है, ये क्या करता है कि या तो आप क्या करो कि जितने भी आपके मजदूर हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे सेकेंडरी सेक्टर ये
सरकारी सेक्टर में कर रहे हैं, इन सबको हर मंथ कितनी तनख्वाह मिली है, कितनी इनकी आय हुई है, हर व्यक्ति को औसतन मजदूरी कितनी मिलती है, आप इन सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि यही पैसा जो है ये वस्तु को खरीदने के लिए काम में लेंगे। तो अगर हम सबकी आय जोड़ लें तो ऑब्वियस सी बात है हम देश की राष्ट्रीय आय का पता लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि जब कभी भी किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो उसका फायदा निचले स्तर तक पहुंचता है, हर व्यक्ति के पास पैसे बढ़ते हैं, हर व्यक्ति के पास जो है आय बढ़ती है। तो इस विधि के अंदर क्या करते हैं, ये देखो, जैसे मजदूरी और पारिश्रमिक जो मजदूरों को मिला जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं अपना खुद का कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अंशदान, ये जैसे पेंशन फंड वगैरह जो चलते हैं, लाभांश यानी कि आपने कोई एफडी करा रखी है, आपने कोई पीपीएफ करा रखा है, उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता रहता है ना। अतिरिक्त लाभ अगर आप किसी प्रकार का, जैसे शेयर बाजार से आप कोई कमा रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू या किराया वसूलने का मौका मिल जाए, सरकारी उद्यम जैसे अपने पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इनसे उत्पन्न, या विदेशी साधनों की शुद्ध है, तो बेसिकली इन सभी चीज़ों को मिला के अपन को सिर्फ क्या पे ध्यान रखना है कि लोगों को आय कितनी हुई है। अब उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, ये प्रणाली कौन सी है, आय की गणना प्रणाली। तो विकासशील देशों के अंदर उत्पादन प्रणाली और आय प्रणाली दोनों प्रचलित है, दोनों ही चीज़ें काम में ली जाती है। पर जैसी उत्पादन प्रणाली में तकलीफ थी वैसी की वैसी यहाँ भी तकलीफ है। अगेन यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको काम किया था, अभी दिया था, पैरेलल इकोनॉमी वाला, वही काम में आएगा कि वो जो आदमी वो आम का ठेला लेके निकला है, उसने एक दिन में कितना पैसा कमाया, इसका हिसाब अपने पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जैसे और मैं आपको बताऊँ, कभी कभी आप शहरी क्षेत्र से बाहर जाते हैं, गाँव की तरफ जाते हैं, या कभी कोई ऊंचे रास्तों, पहाड़ी इलाकों में आप जाते हैं, कोई हिल स्टेशन पे आप जाते हैं, अजीब सी बात होती है, वहाँ पे कोई भी एक उत्पाद है जिसपे एमआरपी लिखा है, मान लीजिए 20 रुपये, तो वो लोग आपसे 22 रुपये की डिमांड करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इसको लाने का कॉस्टिंग बढ़ गया है, यातायात कॉस्ट बढ़ गया है। कई जगह आप गाँव में जाते हैं, आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, वो 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक आपसे 11 रुपये या 12 रुपये की डिमांड करता है, क्योंकि मैंने इसको ठंडा किया। अब उस समय स्थिति हमारी ऐसी होती है कि हमें वो वस्तु चाहिए तो हम उसे 2 रुपये एक्स्ट्रा दे देते, जबकि उसका मूल्य तो इतना था नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या है कि कोई वस्तु, कोई गारंटी नहीं है देश के किस हिस्से में किस हिसाब से बिकेगी। जनरली हम आज की तारीख में तो लोगों को जागरूक करते हैं, उनके कंज्यूमर राइट्स को हम बताते हैं कि एमआरपी से ज़्यादा आपसे कोई ले नहीं सकता, बट जनरली फिर भी एक हमारे यहाँ पर एक चल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है कि उत्पादन और आय प्रणाली में बहुत सारे आप समझिए कि थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं, एरर आ जाते हैं। इसके बाद एक प्रणाली है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर या व्यय की प्रणाली। देखो, ये जनरली चलती है विकसित देशों में। इसमें क्या होता है, इसमें ये बात की जाती है कि किसी देश के लोगों ने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया प्लस उनकी सेविंग कितनी। भाई जैसे मान लो मेरी 1 लाख रुपए की आय है ना, अब इसमें से मैंने 30,000 रुपये खर्च कर दिए और 70,000 रुपये मेरे बच गए, तो ये 30,000 में अगर मेरे को ये पता है कि मैंने खर्च दिए, तो ये भी तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि इसके पास 70,000 रुपये बचे हुए हैं। तो बेसिकली व्यय प्रणाली को इफेक्टिव रूप से लागू करने के लिए हमारे पास हर व्यक्ति का बैंकिंग डेटा होना चाहिए। अगर आपकी अर्थव्यवस्था का हर व्यक्ति बैंकिंग से जुड़ा हुआ है तो आप उस पर नज़र रख सकते हैं कि उसने कितना एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि जो वो एक्सपेंडिचर करेगा ना, वही पैसा वापस देश के अंदर आएगा, वही पैसा जो है मार्केट में रोटेट होगा। अगर उसने पैसा सेविंग के रूप में रोक लिया है तो अब वो उसके पास है। अब ठीक है, अगर वो उसका कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देता है तो अलग बात है। अदरवाइज मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर आपकी सैलरी आई कोई लाख रुपए और आपने उसमें से 50,000 खर्च दिए और 50,000 आपके अकाउंट में पड़े, तो किसी के काम के नहीं है। सिर्फ ठीक है आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाएगा, पर वो आपको कमा के नहीं देगा। तो व्यय की प्रणाली के अंदर क्या होता है कि आपके द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है प्लस आपकी सेविंग कितनी है, उसको देखते हुए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके अंदर आप देखो एक फॉर्मूला भी है कि किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत उपभोग पर कितना व्यय किया, उसने सकल घरेलू निजी निवेश कितना किया, मतलब अब जो पैसा बचा है उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो खरीदेगा ना, फिर वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद कितनी है, ठीक है, और शुद्ध विदेशी निवेश कितना है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये लास्ट वाले जो 2 पॉइंट है ना, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए। ये ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है, जैसे कुल व्यक्तिगत घरेलू उपभोग व्यय और सकल घरेलू निजी निवेश,
ये तो व्यक्तियों के लिए, भारत के लिए। पर ये वाले जो दो है ना, ये सरकार की तरफ से चलते हैं। मतलब शुद्ध विदेशी निवेश, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आयात और निर्यात का डिफरेंस। बेसिकली अगर हमारा आयात ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हम नेगेटिव में रहेंगे, जबकि वस्तु और सेवाओं की सरकारी खरीद, अब सरकार भी क्या करती है, लगातार जो है अपना व्यय करती है। जैसे सरकार बजट लेके आती है, बजट के अंदर सरकार के जो पूंजीगत खर्चे होते हैं, जैसे सरकार मान लीजिए कोई एम्स बनाने के लिए, बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए फंड जारी करती है, सरकार हाईवे बनाने के लिए फंड जारी करती है, ठीक है। तो ये भी सरकार जो है बाजार के अंदर व्यय कर रही है, इसको भी व्यय की प्रणाली के अंतर्गत लिया जाता है। हालांकि भारत के अंदर ये प्रणाली इतनी पॉपुलर नहीं है, भारत के अंदर आय और उत्पादन वाली प्रणाली ही पॉपुलर है। व्यय की गणना प्रणाली जो है ये विकसित देशों में ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलावा देखिए एक और प्रणाली है सामाजिक लेखांकन प्रणाली, जिसे हम कहते हैं सोशल ऑडिट अकाउंटिंग मेथड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, जैसे उत्पादक और कंज्यूमर, बेसिकली प्राइमरी क्षेत्रों में काम करने वाले, सेकेंडरी क्षेत्रों में काम करने वाले और टर्सरी क्षेत्रों में काम करने वाले, है ना, इस प्रकार से वर्ग बना लिए जाते हैं। जैसे आपने बना लिया उत्पादक वर्ग, आपने बना लिया व्यापारी वर्ग और आपने बना लिया अंतिम उपभोक्ता वर्ग। इसके हिसाब से ये देखते हैं कि किस वर्ग ने कितना कितना जो है आय अर्जित किया है, ठीक है। तो ये एकदम नई प्रणाली है, आजकल इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि ये प्रणाली अभी भी भारत में बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है। विदेशों के अंदर इसका प्रचलन होने लगा है, विकसित देशों में इसका प्रचलन होने लगा है, बट अभी ये बहुत ही नवीन अवस्था में है। तो ये राष्ट्रीय आय गणना की नवीनतम विधि है। जनरली ये पढ़ाते भी नहीं है, वो 3 ही पढ़ाते हैं, बट ये आजकल नई किताबों में आने लग गया है। तो इसके बारे में भी अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। सामाजिक लेखांकन प्रणाली, ये आपको आरएस मेंस में मिलेगा। आरएस मेंस के अंदर इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बनता है, अच्छा है उसमें ये आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये हुई राष्ट्रीय आय की गणना की प्रणालियाँ। दोस्तों लेक्चर लंबा हो जाएगा तो इसको मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं से शुरू करेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू।